सो तने प्रताप ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करा है जिसमें उन्होंने बताया है कि गिटहब यूज करने के सम ऑफ द बेस्ट तरीके। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं उनके वीडियो को चलाऊंगा और उन्होंने जो भी टिप्स बताई हैं उस वीडियो में, उस टिप्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक हैंड्स ऑन मिल जाए कि क्या कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जब कोई गिटहब पे जाता है और आपके रिपोज करता है ना, सबसे पहली चीज उसे वो जो फाइल्स के बगल में आपको एक कमिट मैसेज है तो ठीक है, तो कमिट मैसेजेस कैसे लिखने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एम्प्टी रेपोजिटरी बनाते हैं गिट की। तो मैं एक नोड का प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसमें, और इसको करने के लिए मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा कॉल्ड टीपी फॉर तन्य प्रताप गिट टिप्स। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा नोड जेएस का प्रोजेक्ट। तो npm init y चलाऊंगा। अगर आपको नोड का प्रोजेक्ट बनाना नहीं भी आता है तो इसमें आप सीख सकते हो, मैंने अपने चैनल पर बताया भी होगा कि कैसे करते हैं। तो npm init y चलाओगे तो आपको एक नोड का फाइल मिल जाएगी, उसको कहते हैं पैकेज डॉट जेसन। तो आप एलएस करोगे इस डायरेक्टरी में तो आपको देखिए पैकेज डॉट जेसन, जिस भी फोल्डर के अंदर ये पैकेज डॉट जेसन होती है वो इफेक्टिवली एक नोड का मॉड्यूल बन जाता है, एक नोड का पैकेज बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गिट को इनिशियलाइज करेंगे। गिट इनिट इज द कमांड टू इनिशियलाइज दैट। गिट इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद हम करेंगे गिट ऐड और जो भी मेरी फाइल्स है इस डायरेक्टरी में। तो उससे क्या होगा, गिट की रेपोजिटरी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि किस किस फाइल को हमको कमिट करना है। कमिट करने के लिए हम लिखेंगे कमिट मैसेज। तो कमिट मैसेज हम लिखेंगे तो हम उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नया फीचर है तो फीचर एडेड या फिर इनिशियलाइज्ड आ ब्लैंक प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का कुछ आप लिख सकते हो। तो इससे मेरे को क्लियरली पता लग रहा है कि ये कमिट के अंदर हुआ क्या था। इस कमिट के अंदर एक नया फीचर डाला गया है। क्या फीचर डाला गया है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा फीचर। तो इस तरीके से अगर आप बग फिक्स करते हो तो यहाँ पे आप फिक्स लिख सकते हो, या फिर अगर कुछ एनहांसमेंट करे हो तो एनहांसमेंट लिख सकते हो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब आपकी हिस्ट्री चलेगी तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपके किस कमिट में एक्चुअली में क्या काम हो रहा था। तो ये एक काफ़ी अच्छा वे है इन माय ओपिनियन एज वेल कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो अगर हम ये कर देते हैं और फिर गिट लॉक करके देखते हैं तो हमको क्लियरली दिखेगा कि इस वाले कमिट के अंदर मैंने एक न्यू फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। सिमिलरली अगर मैं बग फिक्स करता अगर किसी चीज़ का, तो मैं यहाँ पे लिखता बग और फिर उस बग की एक्सप्लेनेशन लिखता कि कौन सा बग मैंने फिक्स किया है। जनरली ऐसे केसेस में हमारे पास टिकट्स होती हैं। हम जीरा टूल या किसी और टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं कि इस फीचर के अंदर या इस बग के अंदर या इस डिफेक्ट के अंदर हमको क्या काम करना है। तो उसका आईडी भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस केस में फीचर के बाद लिख सकता था उसका टिकट नंबर। जैसे मैं जीरा अगर मैनेज करता हूँ तो जीरा का 1 2 3 4 5 6, तो इससे मेरे को क्लियरली पता पड़ जाता है कि जीरा का जो टिकट है वो एक फीचर के रिगार्डिंग था जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब मूव ऑन करते हैं। तो रीडमी फाइल रखना प्रोजेक्ट बहुत बड़ी भूल है। रीडमी में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये ऐप क्या करता है। इस ऐप का एक जिफ भी अगर आप डाल सको। अच्छा, इस ऐप को लोकल डेवलप कैसे करना है और वो ऐप लाइव कहीं है उसका एक लिंक दे देना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको एक प्रॉपर नोड का प्रोजेक्ट बनाते हुए चला के देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको वीएस कोड में खोल लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर एक फाइल ऐड करता हूँ index.js। ये मेरा एक सिंपल नोड का प्रोजेक्ट रहेगा। console.log hello world, केवल एक सिंपल सा मैंने स्क्रिप्ट बनाई है। इसको मैं चलाऊंगा यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेव, और डेव में क्या होगा नोड, और चल जाएगी आपकी index.js। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे नोड को अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं, हमको ये जरूरी है समझना कि हम सीख क्या रहे हैं। हम गिट के रिलेटेड टिप्स सीख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर मैं चलाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से चलाऊंगा npm run dev, और dev की स्क्रिप्ट के थ्रू क्या काम करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मेरा प्रोग्राम चल गया। तो मेरा प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, ये npm run dev चलाना पड़ता है। पर हर बंदा जो मेरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेगा उसको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं रीडमी फाइल में डाल सकता हूँ। तो मैं एक रीड me.md बनाता हूँ। md इज फॉर मार्कडाउन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ दिस इज अ सिंपल प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट गिट और या गिटहब। ठीक है, फिर इसको रन कैसे करना है उसके लिए रनिंग दिस प्रोजेक्ट। तो जो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब मार्कडाउन है। मार्कडाउन को आप शिफ्ट कंट्रोल वी करके प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा जब आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करोगे। हमको चलाने की इंस्ट्रक्शन बताती हैं। टू रन दिस प्रोजेक्ट इशू द फॉलोइंग कमांड इन दी टर्मिनल। ठीक है, अब ट्रिपल बैकटिक लगाओगे, इससे आपकी एक फॉर्मेटिंग हो जाएगी टू शो अ कोड ब्लॉक इन मार्कडाउन। तो npm run dev, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को कहीं होस्ट करते हो तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो लाइव प्रीव्यू, और इस तरीके से यहाँ पे आप आके एक लिंक दे सकते हो जैसे कि चेक इट आउट हियर,
और यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ koodlet.dev। ठीक है, अगर मैं इसको इधर होस्ट करता होता तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एडिशनल चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि कंट्रीब्यूटिंग, अगर ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, या फिर सपोर्ट, या फिर कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से लिखता हूँ मेल मी एट, और फिर मैं अपना ईमेल आईडी इस तरीके से इसके अंदर दे सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ hi@koodlet.dev। तो अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के देखूंगा तो एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में मेरे को दिख जाएगी, और इसी फॉर्मेट में मेरे को ये गिटहब पे भी दिखेगी जब मैं इसको अपलोड करूंगा। आप मेरा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ध्यान रख के पूरा रीडमी को अच्छे से बनाया हुआ है। वो है koodlet.dev/courselet। ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें आप देखोगे मैंने अपने प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है, और जैसा तने प्रताप बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लगा दो उसमें अच्छा सा, वो सब मैंने दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसका एक वन लाइनर और उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए वो अभी आ नहीं पा रहा है, पर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी आएगा। उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं वो भी आ जाएगा कि डायरेक्टली आप यहाँ से बटन दबाओ चला लो। डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या डिपेंडेंसीज हैं, और उसमें और क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, तो वो सब चीज़ आपका यहाँ दिखती हैं। तीसरी चीज, क्या उसके रिपोजिटरी में एक गिट इग्नोर फाइल है, और क्या इग्नोर फाइल में सारे फाइल्स जो इग्नोर होने चाहिए वो लिस्टेड है कि नहीं। क्या ये बच्चा है या ये बड़ा है। बच्चे क्या करते हैं, अनसेंट बिना मतलब फाइल्स, इवन पासवर्ड्स और एपीआई कीज ये सब भी डाल देते हैं। कभी कभी कोई डीएस स्टोर, कभी कोई नोड मॉड्यूल, इन चीजों को तो बिल्कुल से गिट इग्नोर होना चाहिए। ठीक है, गिट इग्नोर कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। तो जो तने प्रताप बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने लेट सपोज यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया लाइक माई फाइल्स, और इसके अंदर कोई रैंडम फाइल डाउनलोड करके रख दी। ये जो फाइल है वो आपको अपने प्रोजेक्ट चलाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपने कोई रैंडम फाइल बनाई थी टू टेस्ट समथिंग जो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चाहिए, राइट। और काफ़ी लोग इनफैक्ट जब वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही फोल्डर के अंदर सब कुछ भरते चले जाते हैं, सब कुछ भरते चले जाते हैं, और वो फोल्डर जो है काफ़ी ब्लोटेड हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जिसमें इररेलेवेंट फाइल्स होते हैं जिसका उस प्रोजेक्ट से कोई यूज़ नहीं होता। तो ऐसी सारी फाइल्स को आपको कमिट नहीं करना होता, और कमिट से एक्सक्लूड करने के लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ती है कॉल्ड गिट इग्नोर। तो हम सबसे पहले तो इसको डिलीट कर लेते हैं। और नोड के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर आपकी सारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज रहती हैं। तो इसके अंदर मैं क्विकली इंस्टॉल करूंगा npm install express, ठीक है, और ये जाएगा आपका नोड मॉड्यूल्स में। मेरी पैकेज.json में डिपेंडेंसी बन के ये आ जाएगा कि मेरी प्रोजेक्ट को चलने के लिए डिपेंडेंसी है, और नोड मॉड्यूल्स में जाएगा। तो ऐसी फाइल्स को हम कमिट नहीं करते क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स कोई भी अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके चला सकता है, हमको इसका ट्रैक रखने की जरूरत नहीं होती नोड के प्रोजेक्ट में। तो ऐसी फाइल्स को, ऐसे फोल्डर्स को हमको गिटहब पे ऊपर नहीं भेजना होता। तो हमको अगर ऐसी फाइल्स को एक्सक्लूड करना हो तो उसके लिए हम फाइल बनाते हैं .git इग्नोर, ठीक है। ये नोटेशन रहता है। अब जैसे मेरे को इस पूरे फोल्डर को एक्सक्लूड करना है, इसके अंदर का सारा कंटेंट, तो सबसे पहले आप देखोगे VS कोड के इंटीग्रेशन में दिखा रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी फाइल्स चेंज हुई हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं तो आप देख पाओगे कि नोड मॉड्यूल्स, कॉल बाइंड, ये सारी फाइल्स तो हमने बनाई ही नहीं। तो हम इसका मैनेजमेंट क्यों करें, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को चलने के लिए रिक्वायर्ड तो है, पर इसका जो वर्जन कंट्रोल है, इसका जो मेंटेनेंस है वो हम नहीं करते। हमने तो सीधा इसको इंटरनेट से डाउनलोड करा है, और अगली बार भी जब हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका मैनेजमेंट हमें नहीं करना, विच मीन्स कि हमको ये सब फाइल्स अपने गिट की हिस्ट्री में मेंटेन नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को करेंगे गिट इग्नोर। गिट इग्नोर करने के लिए आप गिट इग्नोर वाली फाइल में जाओगे, नोड मॉड्यूल्स इस तरीके से लिखोगे और स्लैश लगाओगे। स्लैश लगाने का इंपॉर्टेंस है कि दिस विल रिप्रेजेंट कि ये एक फोल्डर है, ठीक है। तो ये फाइल आपकी इग्नोर हो जाएगी। जैसे ही आप ये करोगे, टाइपो हो गया, नोड मॉड्यूल्स होना चाहिए था, जैसे ही आप ये करोगे, सेव करोगे, आपको VS कोड में साइड पे दिख भी जाएगा कि आपकी जो इररेलेवेंट वो फाइल्स आ रही थी पहले, वो अब चली गई हैं, वो अब नहीं आ रही, क्योंकि अब गिट इग्नोर के थ्रू गिट को पता लग रहा है कि मेरे को इन फाइल्स का जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर है वो मैनेज ही नहीं करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक अच्छे वेल मेंटेन्ड प्रोडक्ट की, कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, उसके अंदर कोई इररेलेवेंट फाइल्स तो नहीं जो उसके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि आप फालतू का ब्लोट कमिट कर रहे हो ऊपर। और क्लाइंट, अगर आपका कोई क्लाइंट है या फिर आपका एंड यूजर है, अगर उस पैकेज को डाउनलोड करता है तो उसके पास भी ब्लोट पहुंच रहा है, और फिर उसको उन फाइल्स में ढूंढना पड़ रहा है कि एक्चुअल प्रोग्राम किन फाइल्स में है।
तो आपके प्रोजेक्ट में केवल उतनी ही फाइल्स रहनी चाहिए जितनी उस प्रोजेक्ट को चलने के लिए रिक्वायर्ड है, और एक्स्ट्रा फाइल्स हटाने के लिए आप गिट इग्नोर का यूज़ कर सकते हो। नाउ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई फाइल्स बना देता है आपके फोल्डर में, जैसे डीएस स्टोर की तने प्रताप ने बात करी कि डीएस स्टोर बना देता है कभी कभी हमारा मेटा डेटा स्टोर करने के लिए, तो ऐसी सारी फाइल्स भी आप सीधे यहाँ पे आके गिट इग्नोर के अंदर डाल सकते हो। शायद डीएस स्टोर ऐसे बनता है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, बट डीएस स्टोर को इस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इररेलेवेंट फाइल हो या फोल्डर हो, आप उसको गिट इग्नोर में डाल के सीधा इग्नोर। These are first impressions of your developer resume. अब फर्स्ट इंप्रेशन बन गया तो कोई आपका कोड देखना चाहेगा तो क्या देखेगा? क्या आपने एक बार कोड करना शुरू किया था और उस पर ही कोड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये करना है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ब्रांचेस का यूज करो, क्योंकि तो हम देखते हैं कि ब्रांचेस का यूज़ कैसे करते हैं, ब्रांचेस का यूज़ क्यों करना है, ये तने प्रताप ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कैसे करना है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो लेट सपोज कि मैंने जैसे एक्सप्रेस इंस्टॉल करा था और अब मैं उस एक्सप्रेस को अपने प्रोडक्ट में यूज़ भी कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस और रिक्वायर कर लेता हूँ उसको, और कॉन्स्टेंट ऐप, और मैं एक्सप्रेस की एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट गेट एक राउट बनाता हूँ सिंपल सा, और उस पर कर देता हूँ एक नॉर्मल रिस्पॉन्स को सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो, और इस ऐप को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 8000 पोर्ट पे। ठीक है, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, npm run dev, तो ये हैंग हो गया, विच मीन्स कि मेरा एक्सप्रेस का सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा, और मेरे को हेलो प्रिंट होके आ गया मेरे ब्राउजर के विंडो पे, विच मीन्स कि मेरा प्रोग्राम चल गया है। पर ये जो मैंने डेवलपमेंट करा है, ये मैंने एक पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड करा है, विच मीन्स दिस इज अ न्यू फीचर दैट आई बिल्ड। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे फीचर को मैं डेवलप करूंगा एक अलग ब्रांच पे, ताकि एक पूरा का पूरा हिस्ट्री मेंटेन हो कि ठीक है ये ब्रांच इधर से कटी थी, फिर एक डेवलपमेंट हुआ और फिर उस ब्रांच को हमने मर्ज करा। तो इसको हमें सेपरेट ब्रांच पे कैसे ले जाऊंगा, तो मैं करूंगा git checkout -b टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, और उसका नाम रखूंगा इंटीग्रेटेड एक्सप्रेस। तो ब्रांच के नाम से क्लियर हो रहा है कि मैं उस ब्रांच में कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब इस ब्रांच के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ फाइल्स को जो चेंज हुई हैं, git add डॉट करके, और कमिट कर देता हूँ, अगेन मैसेज लिख देता हूँ फीचर एक्सप्रेस ऐप इनिशियलाइज। ठीक है, तो ये मेरा डेवलपमेंट हो गया। अब अगर मैं git branch -v करता हूं तो मेरे को मेरी दोनों ब्रांचेस मिल जाती। अब मेरा जो एक्सप्रेस ऐप का क्रिएशन था वो एक सेपरेट ब्रांच पे, जिसको मैं जाकर सीधा मर्ज कर सकता हूं दूसरी ब्रांच में। तो गिट लॉग ऑल करूंगा अगर मैं, तो मेरे को ये सारे दिखाएगा कमिट्स, है ना। अब अगर मैं गिट लॉग ऑल 1 लाइन करूंगा तो मेरे को ये दिखाएगा कि 2 कमिट हुए हैं, और अगर मैं इसको प्रिटी भी कर दूंगा तो ये मेरे को इस तरीके से दिखाएगा। अगर मैं इसके बाद ग्राफ भी लगा दूं, ठीक है, तो मेरे को ये ग्राफ की तरह दिखाएगा कि देखो पहले ये कमिट आया था और उसके बाद दूसरा कमिट ये आया। तो एक तरीके की विजुअल हिस्ट्री ये आपको दिखा रहा है। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो इस तरीके की विजुअल हिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल रहती है टू सी कि कौन सी ब्रांच निकली थी, कहाँ पे जुड़ी थी, फिर कैसे मर्ज हुई, और जो फीचर का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, कितना कॉम्प्लेक्स था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन देती हैं एज अ प्रोफेशनल कि ठीक है आपको असली डेवलपमेंट पता है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं इन आ एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। पांचवी चीज जो आपके लिए जरूरी है, और ये तभी काम आती है अगर आप 2 या 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर। तने बोल रहे हैं कि रेगुलर पुश एंड पुल करना ज़रूरी है, विच इज़ अ गुड टिप, क्योंकि जब आप बड़ी टीम्स में काम करते हो तब काफ़ी सारे बंदे होते हैं, और हो सकता है कि आप तो कल घर पे चले गए थे पर दूसरा बंदे ने काम किया और कोड कमिट किया, और अगर अगले दिन आके आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम से रिज्यूम करोगे तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें नहीं चले आपके कोड बेस में, बिकॉज ऊपर का कोड बेस जो है जो गिटहब पे पड़ा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आपने कल के बाद अपने सिस्टम पे वर्क रिज्यूम करा विदाउट टेकिंग अ गिट पुल, जो आप इस तरीके से कर सकते थे। उससे हुआ क्या कि आपका कोड और उसका ऊपर वाला कोड, गिट का ऊपर वाला कोड डाइवर्ज हो गया। अब जब आप उसको मर्ज करने जाओगे तो आपको आएंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे सारे इश्यूज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेगुलर पुश एंड पुल लेते हैं। जब अपना काम कर चुके होते हैं या फिर एंड ऑफ डे हो रहा होता है तो हम अपना जितना भी वर्क हमने करा हम उसको गिट पुश करते हैं, फिर अगला बंदा जो सामने है जब भी अपना डे रिज्यूम करा वो गिट पुल कर लेगा और हम भी गिट पुल कर लेंगे, ताकि हम एक ही पेज पे रहें, जो गिट का लेटेस्ट कोड है वही हमारे सिस्टम पे आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट एक गिट रेपोजिटरी बना ही लेते हैं। तो गिट पुश को हम डेमोस्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, मेरे कोडलेट लर्निंग वाले अकाउंट पे एक रेपोजिटरी बना लेते हैं फटाफट से। न्यू रेपोजिटरी करते हैं, टीपी लर्निंग नाम से बनाते हैं रेपोजिटरी, जस्ट फॉर लर्निंग गिटअप, पब्लिक कर देते हैं इस रेपो को, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये रेपोजिटरी हमें मिल गई, क्योंकि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रेपो है जिसके अंदर हमें इसको ऐड करना है। हम क्या करेंगे, हम ये वाली कोड ब्लॉक को फॉलो करेंगे।
फटाफट गिट रिमोट करके ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये एक रिमोट ऐड हो गया मेरा। गिट रिमोट अगर मैं करूंगा इसमें तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि ओरिजिन नाम का एक रिमोट मैंने ऐड कर दिया जो इस लोकेशन को पॉइंट करता है। फटाफट एक ब्रांच बनाता हूँ, पुश करके देखते हैं इस कोड को, और ये हमारा कोड ऊपर पुश हो गया है। अगली चीज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो आपके रिपोजिटरी पे एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, अगर ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स ना भी हो, ये हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स हों, तो भी वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और ने जब कोड डाला है तो क्या आपने उस कोड को रिव्यू किया है कि नहीं, क्या आपने उस कोड को देखा है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कोड रिव्यू वाली बात जो कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ अभी हम इस प्रोजेक्ट पे एक सिंगल डेवलपर है, हमारे संग और कोई नहीं है। तो उस केस में भी तन्मय प्रताप बोल रहे हैं कि कोडर बनकर कोड करो और फिर एक नया हैट पहनो रिव्यूअर का, और इस राइट, रिव्यूअर के हैट से अपना कोड खुद रिव्यू करे। जैसे तो अब हम एक फीचर ब्रांच बनाएंगे गिट चेकआउट, और इसमें करेंगे हम पोस्ट राउट, क्योंकि वो हम बना रहे हैं। ये हमने एक नई फीचर ब्रांच बना दी। अब हम इसमें नया कोड ऐड करते हैं इस ब्रांच के अंदर। यहाँ पे हम पोस्ट राउट को ऐड कर रहे हैं, हेलो और पोस्ट, ठीक है। तो ये हमने नया कोड इसमें डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। गिट ऐड कर देंगे, गिट कमिट करेंगे, अगेन एक न्यू फीचर है पोस्ट राउट एडिट, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे गिट पुश -u और ओरिजिन पे, और पोस्ट राउट की मेरी ब्रांच है, तो इस ब्रांच को अब हम ऊपर पुश करेंगे, मतलब जहाँ भी हमारी सेंट्रल गिट की रेपोजिटरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बनाएंगे पीआर इज द पुल रिक्वेस्ट। तो आप पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक फॉलो कर सकते हो और सीधे ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो कमिट मैसेज था उससे इसने पिकअप कर लिया है कि यहाँ पे आपने क्या किया है। तो यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो न्यू पोस्ट राउट एडिट, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर पुराना मैसेज जो जैसा लिखा था उसको भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे आप डिटेल कर सकते हो दैट आई हैव एडेड पोस्ट राउट टू लेट यूजर्स सबमिट डेटा, इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। रिव्यूअर में क्योंकि हम सिंगल डेवलपर हैं तो रिव्यूअर में कोई आएगा नहीं, पर अगर आपकी एक टीम है जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो आपका रिव्यूअर्स में लोग आएंगे। तो यार रिव्यूअर्स में से आप उसको सेलेक्ट करते जाओ कि किस किस को आपको एज अ रिव्यूअर ऐड करना है, और यहाँ से आप इसको पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर दो। इन दैट केस आपके पास एक पूरा पीआर का व्यू आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हो और अपनी फाइल्स को रिव्यू कर सकते हो साइड बाय साइड कि आपने क्या चेंज किया है। तो अब आप अगेन जैसा तन्मय प्रताप ने बताया कि एक रिव्यूअर की हेड पे नो और चेक करो कि मैंने क्या कोड को इंट्रोड्यूस कराया, जो इंट्रोड्यूस कराया कोड मैंने वो सही है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है वो कोड मेरा पूरा सही है तो ऐसे रिव्यू चेंजेस करके आप उसको अप्रूव कर सकते हो, अगर आप रिव्यूअर हो उस कोड के। अगर आप सिंगल मेंटेनर हो उस कोड पे तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उस केस में सीधा जाके इसको यहाँ से मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इन दैट केस ऑल्दो यू आर अ सिंगल डेवलपर, आप एक पूरी टीम की तरह, जो एक टीम का माइंडसेट होता है उस माइंडसेट से काम कर रहे हो। तो ये क्लियरली शो करता है एम्प्लॉयर्स को कि ये जो बंदा है ये एक टीम में काम करने लायक बंदा है, बिकॉज ये सारे फ्लोस मैटर करते हैं। अगर आप सिंगल ब्रांच पे करे जाओगे तो सारी हिस्ट्री एक जैसी हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा कोड कहाँ था, फिर कहाँ से कहाँ मर्ज हुआ, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, राइट। अगेन वो ग्राफ को करके देखते हैं तो अभी हमारे देखिए ये सीधा सीधा हमारी हिस्ट्री चली जा रही है कि पहला कमिट बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। अगर ये डाइवर्ज होती है, हम इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच को काटते हैं तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री में यहाँ दिखेगी। पर अगर आप एक ही ब्रांच के अंदर सब कुछ भरते जाओगे तो वो हिस्ट्री कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। मैं हिस्ट्री का आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को लोकल पे खींच लाऊं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिखाया था मेरा कोर्सलेट, क्योंकि उसमें भी मैं सेम प्रोसेस ही फॉलो करता हूँ। ऑल्दो आई एम ए सिंगल डेवलपर ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और नोबडी इज पार्टिसिपेटिंग एज ऑफ नाउ। तो उस पर मैं भी सिंगल बंदा ही हूँ जो काम करता हूँ, पर उस पर मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो अगर मैं इसका कोड को अपने लोकल सिस्टम पे ले लूँ, गिट क्लोन करता हूँ इसको, और मैं अगर यहाँ पे सेम कमांड चलाऊँ, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने VS कोड से ये वाली, तो उसमें आप क्लियरली हिस्ट्री देख पाओगे कि कैसे चला है वो पूरा प्रोजेक्ट। तो पहले मैं CD करता हूँ और अब ये कमांड को पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये देखिए इस तरीके से ये ब्रांचेस दिख रही हैं अलग अलग कि जो डाइवर्ज हुई हैं जब मैंने फीचर का डेवलपमेंट किया है। तो ये मास्टर ब्रांच थी, आई मीन मेन ब्रांच, और उसमें से चीज़ें डाइवर्ज हो रही हैं इधर उधर और फिर आके दोबारा उसी ब्रांच में मर्ज हो रही हैं। तो इस तरीके से एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरा
विजुअल लॉग रहता है आपके पास देखने के लिए कि ये प्रोजेक्ट जो इवॉल्व हुआ है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। आगे चलते हैं। अगली चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है टैग्स को यूज करना। हम कमिट तो करते हैं, हम पुल पुश भी करते हैं, हम रिव्यू भी करते हैं, लेकिन हम टैग्स नहीं यूज करते। और टैग्स कहाँ काम आते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट फीचर हो, जब कोई बड़ा फीचर आ रहा है, तो उसमें टैग डालने का ये फायदा होता है कि वो आपको दिखता है कि ये हाइलाइट्स हैं मेरे गिट हिस्ट्री के। और जो ये हाइलाइट्स आपको दिखते हैं, अगर कभी कहीं गलती हो गई, मान लो आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ये प्रोडक्शन ऐप भी है, और कहीं गलती हो गई, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे कौन सा वाला कमिट था। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं VS कोड पे जाऊं, मैं हूं इस समय पोस्ट राउट ब्रांच पे, तो सबसे पहले तो मैं गिट चेकआउट करके उसको मेन ब्रांच पे आऊंगा, गिट पुल करूंगा ताकि मेरे पास लेटेस्ट कोड आ जाए। और ये हमारी एक टिप भी थी कि आपको रेगुलर पुल लेना है। अब मेरे पास सारा लेटेस्ट कोड आ गया क्योंकि मैंने मर्ज करा था अपना पोस्ट आउट वाला कोड अपने मेन ब्रांच में। तो अब हमारे पास लेटेस्ट कोड है और मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम को फ्रीज करना चाहता हूँ यूजिंग टैग। तो आप क्या करोगे, गिट टैग ए। अब टैग ए देने के बाद आप देते हो उस टैग का क्या नाम रखना है। तो जैसे मैं रिलीज कर देता हूँ वर्जन 0.1, ये मेरा रिलीज का नाम हो गया। उसके बाद आप मैसेज दे सकते हो स्टेबल फर्स्ट रिलीज। अब जैसे आप ये देते हो आपका एक टैग बन जाता है। नाउ गिट पुश ओरिजिन और V01, इस तरीके से करोगे तो आपका पूरा जो टैग है वो पुश हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आप गिटहब पे जाओगे तो आपको दिखेगा, रीलोड करो इस पेज को, अब आपको दिखेगा एक टैग, वन टैग आ गया यहाँ पे। तो ये टैग क्या हो गया, एक तरीके से आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम इन योर गेट हिस्ट्री फ्रीज कर दिया है। अब ये टैग हमेशा इधर ही रहेगा अनलेस यू गो इन एंड डिलीट इट। तो इससे क्या होगा, अगर आपका कोड आगे चलता है, आगे मैसअप हो जाता है या फिर आगे किसी भी और तरीके से भी इवॉल्व हो जाता है, तो इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कम टू दिस टैग और वो इस टैग पे इस वाले कोड को यूज कर सकते हैं। जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कोड मेरा दिख रहा है इस तरीके का, यही कोड इस टैग के अंदर गया हुआ है। तो अब इस टैग को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। तो एक तरीके का ये क्या हो गया, ये एक इम्यूटेबल ब्लॉक हो गया जिसको अगर किसी को यूज करना है तो डायरेक्टली कर सकता है। इस टैग के बेस पे मैं रिलीजेस भी बना सकता हूं। तो क्रिएट अ न्यू रिलीज अगर मैं यहां से करूंगा तो मैं चूज अ टैग कर सकता हूं। मेरे इस वाले टैग को करूंगा तो मैं कहूंगा वर्जन 0.1 प्लीज डाउनलोड माय सॉफ्टवेयर इट्स ऑसम। तो इस तरीके से आप इस टैग का यूज लेके एक रिलीज भी बना सकते हो, क्योंकि अगेन एक रिलीज क्या होती है, एक रिलीज होती है एक प्रॉपर इम्यूटेबल फुली फंक्शनिंग पीस ऑफ कोड, राइट। जैसे क्रोम का वर्जन 66.01 करा, अब हम उस वर्जन को चेंज तो नहीं कर सकते हैं। हमको तो वो जैसा वर्जन है उसमें जो भी बग्स हैं या फिर जो भी अनाउंसमेंट है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें बग्स को हमको रेक्टिफाई करना है तो हम उसकी नई अपडेट डाउनलोड करते हैं। हम उसी अपडेट के अंदर पैच नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो तो एक पीस ऑफ कोड है, वो तो एक बाइनरी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली टैग्स और रिलीजेस का यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पीआर बनाएं, पुल रिक्वेस्ट बनाएं, चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं इसको कहीं पे। पुल रिक्वेस्ट बनाने का क्या फायदा होता है कि ऐसा नहीं कि हमारा कोड है हम तो सीधे मास्टर पे डालेंगे, सीधे प्रोड पे डालेंगे। ये ठीक है, ये फीचर मैं आपको दिखाई चुका, हमने पीआर बनाई थी, जो पीआर को आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पुल रिक्वेस्ट जो हमने मर्ज कर दी थी। और इसके अंदर अगर हमारी टीम काम कर रही होती है और इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता तो हमारी टीम यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। आप कोड में जाके कोड के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कमेंट भी लिख सकते हो, दिस डज नॉट लुक ओके टू मी, अगर आपको आपत्ति है किसी पीस ऑफ कोड पे, और यहाँ से इसको कमेंट कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो और वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो अगर ये पीआर आपने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, तो उसको फिर ये नोटिफिकेशन चला जाता है कि ठीक है एक कमेंट आया है नया मेरी पीआर पे, मैं जाके देखता हूँ क्या गड़बड़ है या फिर क्या इशू है। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा ये तो कोई कमेंट लिखा हुआ मेरे टीममेट ने कि उसको ये चीज़ सही नहीं लग रही। तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो इस तरीके से, जो तन्य प्रताप अपने वीडियो में बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो कोड है वो बेस्ट पॉसिबल कोड जाता है ऊपर। पीआर नहीं बनाओगे, डायरेक्टली मास्टर पे कमिट मारोगे तो किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी पीआर को रिव्यू करने की। तो अगर उसने वो कोड देखा ही नहीं तो वो आपको कैसे बताएगा कि इस कोड को इस तरीके से इंप्रूव करा जा सकता था, या हम ये चीज़ों का भी ध्यान रख सकते थे, या फिर आपने कोई ऐसी बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हो आपके अपने कोड में। तो वो सारी चीज़ें आप तभी पता लगा सकते हो जब आप एक प्रॉपर पीआर बनाओगे, उसके अंदर रिव्यूअर्स लगाओगे और उस रिव्यूअर को बोलोगे कि भाई मेरी पीआर को रिव्यू कर, और फिर वो इस तरीके से आके एक एक क्लाइंट को देखेगा कि आपने कैसा करा है। और अगर उसको कुछ लगता है कि इसमें ऐड या रिमूव करना है तो इस हिसाब से यहाँ पे कमेंट लगा सकता है, जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई करने के बाद आप लिख सकते हो आई हैव रेक्टिफाइड इट, एक तो तरीका ये है। और यहाँ से रिजॉल्व कन्वर्सेशन कर दो कमेंट करके,
रिजॉल्व कन्वर्सेशन कर दो। या फिर अगर आप इस पीस ऑफ कोड को चेंज कर दोगे और पुश करोगे अपना नया चेंज, तो अपने आप ही गिटहब यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को रिजॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उस पीस ऑफ कोड पे या फिर उस लाइन पे चेंज आपने कर दिए, इसलिए फिर वो कन्वर्सेशन जो है वो आउटडेटेड कन्वर्सेशन को मार्क कर देगा। तो आप भी इसको मैनुअली रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब हमने क्या करा, हमने अपना जो इशू था उसको रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे आप दोबारा अच्छा आके शो रिजॉल्व में देख भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और लास्ट गिटहब का एक फीचर है जो कोई भी यूज नहीं करता। मैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, हार्डली कोई यूज करता है। अरे आपको गिटहब ने एक पूरा का पूरा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, एक बोर्ड दिया है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए विकीज यूज करो, इशू ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट बोर्ड्स यूज करो। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं कि गिटहब पे आपके पास एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट्स का आपके पास एक्सेस होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको फीचर्स को मैनेज करना है, कि नए फीचर डालने हैं, बग रिक्वेस्ट को सॉल्व करना है और अदर टास्क करने हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से ये दिखा देगा बोर्ड या फिर टेबल या फिर रोड मैप, राइट। तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम फिलहाल बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमको एक नया आइटम ऐड करना है, डिलीट राउट, क्योंकि अभी वो राउट तो है नहीं, एंड अपडेट राउट ये भी नहीं है, राइट। तो दो फीचर हमारे टू डू में है। अब अगर हम अपडेट राउट पे काम कर रहे हैं तो हम उसको इन प्रोग्रेस में डाल सकते हैं। अब इससे हमको क्या पता पड़ रहा है, जो भी हमारा टीममेट रहेगा उसको पता रहेगा कि यार ये काम करना है, ये काम चल रहा है और ये काम हो चुका है। तो इससे पता रहेगा कि कौन क्या कर रहा है। अपडेट राउट पे जाओगे आप तो आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। और इस पे काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था कि अगर हम जीरा यूज करते हैं तो हम उसका टिकट नंबर उस कमिट में डाल देते हैं। तो सिमिलरली अगर जैसे आप इस पे काम कर रहे हो तो आप इसको भी एक इशू बना सकते हो टीपी लर्निंग में। और यहाँ पे क्या करो, ये इशू नंबर 2 बन गया और यहाँ पे आ जाओ अब इस इशू नंबर 2 पे। और आप क्या करो, जब इशू नंबर 2 पे काम करो तो आप इस तरीके से नई ब्रांच बनाओगे यहाँ पे और उस पे काम करोगे, कोड ऐड करोगे। और जब आप कमिट करोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे गेट कमिट एम और नया फीचर। और क्योंकि ये इशू नंबर 2 था तो आप इस तरीके से लिंकिंग भी कर सकते हो अपनी टिकट में 2 या फिर इस तरीके से नंबर 2, तो उसे पता लग जाएगा और फिर मेरा मैसेज अपडेट राउट। तो इस तरीके से मैं लिंक कर पाऊंगा चीजों को कि ठीक है ये इशू नंबर 2 को पॉइंट कर रहा था, ये नया फीचर है, अपडेट राउट का फीचर है, और ये इशू नंबर 2 को पॉइंट कर रहा था जहाँ पे मेरे को अपडेट राउट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स का यूज कर सकते हो इन गिटहब टू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि उसमें क्या फीचर करने थे, कैसे काम होना है। और अगर आप यहाँ देख पाओगे तो ये बता भी रहा है कि इस वाले फीचर से ये टीपी लर्निंग का इशू नंबर 2 एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम लौटें अपने प्रोजेक्ट पे, तो विकीज आती है। जैसे आपको कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको एंड यूजर रिलेटेड हेल्प भी साइट मैनेज करनी है, कि यार अगर वो यूजर को मेरा प्रोडक्ट को यूज करना हो तो रीडमी तो ठीक है वो पढ़ सकता है, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया। पर अगर नॉर्मल यूजर है उसको मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, मेरे प्रोजेक्ट को यूज करके अपना आगे का काम करना है, तो उसकी हेल्प में क्या कैसे करूं, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अपना विकी पेज बना सकते हो। जैसे मैं बना सकता हूँ टीपी टिप्स, राइट। और यहाँ पे आके मैं इस विकी को एडिट कर सकता हूँ, दिस इज माय विकी पेज। तो आप यहाँ पे करोगे, सेव कर दोगे, जैसे वो आपकी रेपो पे आएगा तो उसको अप टॉप ही ये विकी का लिंक दिख जाएगा। विकी के लिंक पे वो जाएगा तो उसको एक नाइसली अरेंज फॉर्मेट में सारा का सारा मैटर दिख जाएगा कि ओके जो डेवलपर है उसने नाइसली अरेंज कर रखा है कि इस प्रोजेक्ट को यूज कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कोई एडिशनल साइट का जरूरत नहीं पड़ती, आप इसी फीचर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है तो react.dev पे उन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रखा है ना। इसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा साइट बनानी पड़ती है, फिर उसको होस्ट करना पड़ता है। अगर आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है और आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो आप एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की साइट ना बना के सीधा इसी विकी पेज का यूज कर सकते हो टू क्रिएट योर ओन विकी। सो आई होप कि मैंने सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैंड्स ऑन करके बता दिए जो भी तन्ने ने अपने वीडियो में बताई है। और इस तरीके के वीडियोस अगर आपको और देखने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरे डेवलपर्स क्या बता रहे हैं और आपको हैंड्स ऑन चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप सीधा वीडियो का लिंक भी मेरे को दे सकते हो। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और मेरा डिस्कॉर्ड का चैनल भी है जहाँ पे आके आप इन्हीं तरीके के हैंड्स ऑन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे डिस्कॉर्ड में भी आके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व भी करा सकते हो। सो टेक केयर एंड आई सी यू गाइज ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो।